हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं और हमने आपके राजस्थान के किसान आंदोलन में आपका पहला चैप्टर लेके चले कि मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन। उन्हीं मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन में हमने आपके पहले किसान आंदोलन पे चर्चा की थी और वो किसान आंदोलन था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की पूरी चर्चा करने के बाद आज हम आपके मेवाड़ रियासत का एक दूसरा किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे और वो किसान आंदोलन है आपका बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? आपका बेंगू किसान आंदोलन। मेवाड़ रियासत का बिजोलिया किसान आंदोलन आपका पूरा हो चुका है। अब उसके बाद में मेवाड़ रियासत का दूसरा किसान आंदोलन है और वो है आपका बेंगू किसान आंदोलन। अब बेंगो किसान आंदोलन की बात करें उससे पहले आप एक बात समझो कि जिस प्रकार से आपका बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, उस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रभाव था वो आपके मेवाड़ के अन्य क्षेत्रों पर पड़ा। जैसे जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन अपने चरम पे जाता गया, उसी प्रकार आपके जो मेवाड़ के अन्य क्षेत्र थे वहां के किसान भी जागृत होते हैं और वहां के किसान जागृत होके एक नया किसान आंदोलन हो जाता है और वो है आपका बेंगू किसान आंदोलन। तो पहले हम बात करते हैं आपके बेंगू किसान आंदोलन कि सर ये बेंगू है क्या। तो थोड़ा सा तो आपको याद आ रहा होगा, जब मैंने आपको मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ाई थी, मेवाड़ का इतिहास हमने पढ़ा था और उस बात में हमने चर्चा की थी कि मेवाड़ में 16 ए श्रेणी के ठिकाने थे और उन्हीं में से आपका एक ठिकाना था बिजोलिया और उन्हीं 16 ए श्रेणियों में से एक ठिकाना है आपका, वो कौन सा है? आपका बेंगू। इसके अलावा थोड़ी सी बात आपको और याद आ रही है, तो जब मैं आपको मेवाड़ में महाराणा लाखा पढ़ा रहा था तो मैंने उस समय आपको बताया था कि जो महाराणा लाखा है और लाखा का विवाह आपके मारवाड़ में हुआ था, जिसकी वजह से जो रणमल की आपकी बहन थी उसके साथ महाराणा लाखा का विवाह हुआ था। तो जो महाराणा लाखा के पुत्र थे कुंवर चुंडावत, जो आपके कुंवर चुंडा जी, समझ गए होगे आप। तो उस चुंडा ने आपकी प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी आपके मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार नहीं जताऊंगा। इस वजह से लाखा जी ने उस चुंडा को 4 ए श्रेणी के ठिकाने दिए थे, जिसमें आपके सलूम्बर, आमेट, देवगढ़ और एक चौथा था बेंगू। तो जो बेंगू ठिकाना है वो चुंडा के अधिकार में था, तो वहां पे जो चुंडा के वंशजों ने आपका जागीरदार या सामंत के रूप में कार्य किया, इसलिए बेंगू में जो आपके सामंत या जागीरदार थे वो चुंडावत कहलाए। वो क्या कहलाए आपके? वो चुंडावत कहलाए। एक मिनट चालू रखना बच्चों। वो क्या कहलाए आपके? तो वो चुंडावत कहलाए। तो हमें आपका ध्यान रखना है कि आज हम बेंगू किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सीधी चर्चा करना चाहूं तो ये किस रियासत का किसान आंदोलन है? तो आपके मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का, ए श्रेणी का ठिकाना था। कैसा ठिकाना है आपका मेवाड़ में? तो मेवाड़ में ए श्रेणी का ठिकाना था। इतनी बात ध्यान रह जाएगी कि मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ठिकाना है। मेवाड़ रियासत में 16 ए श्रेणी के ठिकाने हैं, उनमें से एक ठिकाना है वो कौन सा है? आपका बेंगू है। इसके बाद में वर्तमान में बेंगू पड़ता कहां पे है? वर्तमान में इसके लोकेशन कहां पर है? तो याद रखोगे वर्तमान में पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? आपके चित्तौड़गढ़ में। तो वर्तमान में बेंगू कहां पर है आपके? तो चित्तौड़गढ़ में। कि मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ये आपका ठिकाना हुआ करता था और वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ में आपका स्थित है। इसके अलावा यहां पर जागीरदार कौन है? आपके जागीरदार। तो जागीरदार की मैंने आपको बता दी कि यहाँ के चुंडा के वंशजों ने आपका शासन किया था, इसलिए यहाँ के जागीरदार चुंडावत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके चुंडावत। तो याद रखोगे जागीरदार कौन है? आपके चुंडावत। सीधा सा आपसे पूछ लिया जाए कि बेंगू किसान आंदोलन के समय बेंगू के जागीरदार कौन थे? तो चुंडावत हुआ करते थे। आपके चुंडा के वंशज है, इनके लिए इनका एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो शब्द क्या है आपका? तो वो शब्द है आपका चुंडावत।
उसी प्रकार हमने पढ़ा था कि जो बिजोलिया के सामंत या जागीरदार थे वो क्या कहलाते थे, वो परमार वंश से थे। उसी प्रकार बेंगू में जो जागीरदार होंगे वो कौन हो जाएंगे, आपके चुंडावत। यहां पे कौन सी जाति के किसानों ने आंदोलन किया, किसान कौन सी जाति के हैं, जिस प्रकार से आपके बिजोलिया में धाकड़ किसान थे उसी प्रकार से बेंगू में भी कौन से किसान है आपके, तो याद रखोगे धाकड़ किसान। कौन से आपके, धाकड़ किसान, धाकड़ जाति के किसान है। ये सीधा सा कई बार पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन के समय वहां किस जाति के किसानों ने आपका आंदोलन किया था, तो किस जाति के हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे आपके धाकड़ किसान। कि मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ठिकाना है, वर्तमान में आपका चित्तौड़गढ़ में है, और जागीरदार यहाँ पे चुंडावत है। इसके अलावा किसान किस जाति के, तो धाकड़ किसान जाति है। इसके साथ साथ आप एक बात और याद रखोगे कि जो ये किसान आंदोलन है, यह किसान आंदोलन, यह किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। किस किसान आंदोलन से, तो ये किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से आपका प्रभावित था। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था, आंदोलन से प्रभावित था। इतनी बात आपको याद रह जाएगी कि बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ठिकाना है आपका, वर्तमान में इसकी लोकेशन कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ में। जागीरदार कौन है, तो चुंडावत यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे आपके। किसान तो धाकड़ किसान है। ये किसान आंदोलन किस किसान आंदोलन से प्रभावित है आपका, तो ये किसान आंदोलन आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या था, आपका प्रभावित था। इतनी बात ध्यान रखने के बाद अगली बात लिखोगे, ये किसान आंदोलन शुरू कब हुआ आपका, इस किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो जब शुरुआत की बात आएगी तो याद रखना 1921 ईस्वी। कहीं कहीं पर आपको 22 दिखाएंगे, पर हमें याद रखना है इस किसान आंदोलन की जो शुरुआत थी वो शुरुआत 1921 में हुई। अच्छा सर, इतनी बात हम समझ गए कि जो बेंगू किसान आंदोलन है, ये बेंगू मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ठिकाना है, वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ के जो जागीरदार है वो चुंडावत कहलाते हैं। यहाँ कौन सी जाति के किसान थे, तो वो आपके धाकड़ जाति के किसान थे। ये किसान आंदोलन कौन से किसान आंदोलन से प्रभावित है, तो वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित है। और यहाँ की शुरुआत कब हुई इस किसान आंदोलन की, तो 1921 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी, आपकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद में सर इस किसान आंदोलन के कारण क्या रहे, कि किसान आंदोलन क्यों हुआ, किसान आंदोलन के कारण क्या रहे, किसान आंदोलन के रीजन क्या है, किसान आंदोलन के कारण। तो जब आपके किसान आंदोलन के कारणों की बात आएगी कि किसान आंदोलन के कारण क्या थे, आपके मुख्य क्या क्या कारण रहे थे, उन कारणों में आप याद रखोगे, जैसे बिजोलिया में 84 प्रकार के आपके लाग बाग थी, उसी प्रकार से जो इतिहासकार जब इस किसान आंदोलन का वर्णन करते हैं तो इसमें बताते हैं आपकी कि यहां पर 53 प्रकार की लाग बागें थी। कितने प्रकार की, आपके 53 प्रकार की लाग बाग, याद रखोगे 53 प्रकार की क्या है, लाग बाग। बिजोलिया में कितनी लाग बाग थी, आपकी लगभग 84 लाग बाग थी, और यहां पर आपके 53 लाग बाग थे। लेकिन लाग बाग के साथ साथ यहां पे एक और परंपरा चलती थी, और वो थी आपकी लाटा और कुंता। आपने एक शब्द सुना होगा, लाटा और कुंता। अब ये सर लाटा और कुंता क्या होता है, तो आप इस बात को समझो कि लाटा और कुंता क्या है। लाटा और कुंता का मतलब हुआ करता था कि जैसे आप एक किसान हो और ये आपका खेत है और आपने इसमें फसल बोली। चलो सर हमने फसल बोली, अब फसल बोने के बाद जब आप गठड़ियां अपने इस फसलों की गठड़ियां आप बना लेते हो, कि आपने कौन के खेत में गुआर बीजो, गुआर की जेठ करनी, उसी प्रकार जब आपने फसलों को, आप फसलों की लाटा कर चुके हो, फसलों की गठड़ियां बना चुके हो, कहने को मतलब गुआरगी के कर ली थे, जेठ बना ली। अब जेठ बना ली, जब आपने उसका
उसको आपने गठड़ियों के रूप में धर लिया। अब रियासत का एक अधिकारी आएगा, रियासत का अधिकारी आएगा और इन गठड़ियों को देख के इन पे कूंत देगा। कूंतने का मतलब था वो इस पे अंदाजा लगाएगा कि तेरे खेत में इतनी जेट है तो तेरे पर 100 रुपया टैक्स लग गया, कितना रुपया 100, मतलब अंदाजे से कर का निर्धारण करना। इस बात का किसान बहुत विरोध। उन किसानों का कहना था आप कर फिक्स कर दीजिए या फिर आप फसल के आधार पर कर दीजिए कि 1 कुंटल पे आपका 10 रुपये लगेगा। इस प्रकार अंदाजा लगाने का क्या मामला है। तो दूसरा कहीं ना कहीं आपका रीजन था लाटा वैकुंठा, कि आपके फसलों के ऊपर अंदाजे से उसे कूंत दिया जाता था, कहते रहे तो ये 25 कुंटल अनाज हो भाई, 25 कुंटल का 250 रुपया लगेगा। अब किसान का अनाज वो 25 कुंटल होता ही नहीं, वो कुंटल होता 10, तो फिर वही कहानी कि आप तो अंदाजे पे कर ले रहे हो। तो इस बात का किसान क्या कर रहे थे, आपका इस बात का किसान विरोध कर रहे थे। तो 53 प्रकार की लागबाग और दूसरा है आपका लाटा व कुंता। 2 रीजन हुए आपके। तीसरा रीजन तो लगभग सेम ही चलता है किसान में। एक था बेगार प्रथा। कौन सी आपकी बेगार प्रथा। बेगार प्रथा का आपने नाम सुना होगा। बेगार प्रथा का मतलब होता है कि जागीरदार के मन में आया और जागीरदार ने आपके घर पे कुआ दिया कि हाँ भाई आज हमारा गढ़ में काम करना आ जाए। तुम गढ़ में काम करने गए तो तुम्हें उस काम करने के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे, तो ये क्या कहलाती थी आपकी बेगार प्रथा। बिना वेतन के आपसे जो काम करवाया जाता था वो क्या कहलाता था, आपके बेगार प्रथा। तो बेंगो के किसान कहीं ना कहीं परेशान थे किससे, आपके इस बेगार प्रथा से। चौथे रीजन की मैं बात करूं तो चौथा रीजन है कि जो भू राजस्व की दरें थी, भू राजस्व की दरें, वो भू राजस्व की दरें बहुत ऊंची थी। भू राजस्व की दरें बहुत ऊंची, बहुत ऊंची थी, बहुत ज्यादा थी भू राजस्व की दरें आपकी, कि इतना रुपया लेगा 1 बीघे पर तेरा 500 रुपया लेगा, 2 कुंटल दाना पर तेरे 100 रुपया लेगा। तो जो भू राजस्व की दरें थी ना वो बहुत ऊंची थी। इस वजह से यहाँ के किसान परेशान हो गए। तो बेंगो किसान आंदोलन के कारण क्या है आपके मुख्य मुख्य, तो याद रखोगे 53 प्रकार की लागबाग, लाटा व कुंता, बेगार प्रथा और भू राजस्व की दरें बहुत ऊंची हुई। जब इस प्रकार के कारण एक साथ इकट्ठे हुए और किसान की दशा बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, तो किसान अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। और वो आवाज उठाया, उसने जो संघर्ष किया वही आपका एक बन गया क्या, किसान आंदोलन। तो अब हम देखते हैं कि बेंगो किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। तो आगे आप हेडिंग लगाओगे आंदोलन की शुरुआत। ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। आप ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि ये किसान आंदोलन 1921 में स्टार्ट हो गया, पर शुरुआत हुआ कैसे, इसका नेतृत्व किसने। तो जब आपके आंदोलन की शुरुआत की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि 1921 ईस्वी में भीलवाड़ा के अंदर एक गांव पड़ता था, आपका एक क्षेत्र पड़ता था मेनाल, और उस मेनाल क्षेत्र में एक गांव था भेरूकुंड, और इस भेरूकुंड में सारे के सारे किसान इकट्ठे हुए और किसानों ने इकट्ठे होकर निर्णय लिया कि जिस प्रकार से बिजोलिया में किसान आंदोलन चलाया जा रहा है तो उसी प्रकार हम भी इस किसान आंदोलन की क्या करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे। तो पूछा जाए कि बेंगो किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, तो भेरूकुंड नामक एक गांव से, जो उस समय आपके मेनाल क्षेत्र में आया करता था, और मेनाल आपके भीलवाड़ा में आता है। ये कहानी कब की, आपकी 1921 की। तो हम क्या लिखेंगे कि 1921 में, 1921 में भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा के मेनाल क्षेत्र के, मेनाल क्षेत्र के, भीलवाड़ा के मेनाल क्षेत्र के भेरूकुंड से, ये नाम आप याद रखो, भेरूकुंड गांव से, भेरूकुंड गांव से, भेरूकुंड गांव से यह किसान आंदोलन, यह किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, यह किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये किसान आंदोलन क्या हो गया आपका, प्रारंभ हो गया, किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ।
तो दो चीजें आप याद रखोगे, पहली कि ये किसान आंदोलन प्रारंभ कब हो रहा है, तो प्रारंभ हो रहा है आपका 1921 में। और कहां से हो रहा है, तो भेरूकुंडे गांव से। अब जब किसानों ने किसान आंदोलन किया तो सब किसान बतलाए, कह रहे भैया और तो ठीक बात है, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, पर आपने किसान आंदोलन रो नेतृत्व कौन करे रो, तो आपने किसान आंदोलन को नेतो कौन होगो जो जिंगी बाता सारा किसान माने और जो वो आदेश दे भी आदेश के अनुसार किसान आंदोलन करे। तो क्या नेतृत्व कौन करे, तो सभी ने कहा कि जिस प्रकार से आपके बिजोलिया का नेतृत्व है विजय सिंह पथिक कर रहे, क्यों न हम इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंप दे, आपके विजय सिंह पथिक को सौंप दे। तो सारे के सारे किसानों ने आग्रह किया आपका विजय सिंह पथिक से, और विजय सिंह पथिक ने भी इस किसान आंदोलन के नेतृत्व को स्वीकार किया। तो याद रखोगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था, तो विजय सिंह पथिक ने किया था। दो सवाल बढ़ेंगे आप, क्या एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया, तो विजय सिंह पथिक ने किया। और विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कहां पर रहकर किया था, तो इन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व अजमेर में रहकर किया था। फिर थे कहूंगा कि ना गुरुजी थे थारा नोट सावल देखो थे माने गलत बता रहे हो, क्योंकि मैं पढ़ी हुई है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। आपकी बात से मैं भी सहमत हूं, पर वो रामनारायण चौधरी कैसे करेंगे वो देखो। याद रखोगे कि बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, और वो भी अजमेर में रहकर। क्यों कि जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कि जिस समय आपका बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, उस बिजोलिया किसान आंदोलन में जो एजेजी होलैंड समिति बनी थी, इस एजेजी होलैंड समिति के आधार पे विजय सिंह पथिक को मेवाड़ के भूभाग से क्या कर दिया गया था, आपका निष्कासित कर दिया गया। तो जिसमें आपके विजय सिंह पथिक को एजेजी होलैंड समिति के आधार पर निष्कासित किया, तो वो अजमेर चले गए थे, और उन्होंने अजमेर में रहकर आपके इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जो वो बेंगू किसान आंदोलन का अजमेर में रहकर नेतृत्व कर रहे थे, और उन्हें आभास हुआ कि मैं इस किसान आंदोलन को सही दिशा नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि विजय सिंह पथिक कहां पर है, आपके अजमेर में, और किसान आंदोलन कहां चल रहा है, आपके बेंगू में। तो इनका दोनों का तारतम्य सही नहीं बैठ पा रहा था। इसलिए विजय सिंह पथिक ने अपने ही जो राजस्थान सेवा संघ था उसके सदस्य थे रामनारायण चौधरी, और रामनारायण चौधरी को कहा कि रामनारायण तुम एक काम करो, मैं अजमेर में रह के इस किसान आंदोलन को सही दिशा प्रदान नहीं कर पा रहा हूं, तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे कहने से इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। इसलिए हम पढ़ते कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी ने किया। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था, तो वो आप याद रखोगे बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व आपके विजय सिंह पथिक ने किया था, और अजमेर में रहकर किया। और विजय सिंह पथिक के कहने पे बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी ने किया। तो इस बात को आप नोट डाउन करोगे कि बेंगू किसान आंदोलन का बेंगू किसान आंदोलन का बेंगू किसान आंदोलन का बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व प्रारंभिक नेतृत्व प्रारंभिक नेतृत्व विजय सिंह विजय सिंह विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक ने अजमेर में रहकर किया था, अजमेर में रहकर किया था, रहकर किया था। इसके बाद में लिखोगे विजय सिंह पथिक के कहने पर विजय सिंह पथिक के कहने पर विजय सिंह पथिक के कहने पर बेंगू किसान आंदोलन का बेंगू किसान आंदोलन का बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व
बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। रामनारायण चौधरी ने किया। रामनारायण चौधरी ने किया। इतनी बात लिख दोगे। अब फिर तुम कहोगे सर कि अगर हमारा सवाल आ जाता है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो हम करेंगे क्या, ये तो बताओ। आपने तो दो बता दिए, कभी विजय सिंह पथिक बता रहे हो और कभी रामनारायण चौधरी। तो इस सवाल का उत्तर करने के लिए पहले आपको प्रश्न की लैंग्वेज देखनी होगी कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। अगर आपको प्रश्न आता है कि बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था, और ऑप्शन में दोनों है आपके, विजय सिंह पथिक भी और रामनारायण चौधरी भी, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज क्या है कि बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था। तो जब प्रारंभिक का नाम आ जाएगा तो बिना सोचे समझे आपको उत्तर करना है विजय सिंह पथिक। पर एग्जामिनर सवाल को ऐसे दे दे कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, और उसमें ऑप्शन है विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, तो बिना सोचे समझे आपको उत्तर करना है रामनारायण चौधरी। दोनों मैंने आपको बता दिए कि चाहे आपको विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी दोनों ऑप्शन में मिले, पर प्रश्न की लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, और उसमें आपको करना है रामनारायण चौधरी। और सवाल तीसरा अगर ऐसा बन जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और उसमें रामनारायण चौधरी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप टिक लगाओगे किसको, विजय सिंह पथिक को। तीन सवाल बन सकते हैं, तीनों के मैंने बता दिए कि आपको दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं कि बिजोलिया आपके बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सिर्फ नाम नेतृत्व आता है तो आपका उत्तर होगा रामनारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और उसमें रामनारायण चौधरी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। इसके बाद हम बात करते हैं, जब रामनारायण चौधरी बेंगू में आ जाते हैं और बेंगू में आके इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और इस किसान आंदोलन को दो बातों पे उन्होंने फिक्स कर दिया कि एक तो आज के बाद हम लाटा कुंता नहीं देंगे, और एक आपकी बेगार प्रथा बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस प्रकार से रामनारायण चौधरी ने जब इस किसान आंदोलन को दो बातों पे फिक्स किया, और यहाँ के जागीरदार उस समय हुआ करते थे आपके अनूप सिंह। कौन आपके जागीरदार, अनूप सिंह चुंडावत आपके यहाँ के जागीरदार थे। जब जागीरदार अनूप सिंह को एहसास हुआ कि रामनारायण चौधरी इस किसान आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और ये किसान आंदोलन कहीं पर बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह ज्वाला न पकड़ ले, इसलिए अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता हो जाता है, जिस समझौते को हम बोलते हैं पारसोली समझौता। कई बार पूछा गया है कि पारसोली समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो किस किसान आंदोलन से हो जाएगा आपका, बेंगू किसान आंदोलन। तो एक हेडिंग लगाओ आप, पारसोली समझौता। पारसोली समझौता, पारसोली समझौता। ये लो गुरु जी, पारसोली समझौता हेडिंग लगा दी, इनके लिखना है। पारसोली समझौते का मतलब है कि फरवरी 1922 को जागीरदार अनूप सिंह व किसानों के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत कुछ करें कम की गई, कुछ लाटा कुंता कम किया गया, और किसान भी राजी थे और जागीरदार भी राजी था कि हमें किसी भी प्रकार का हमारे इस जागीर में किसान आंदोलन नहीं करना है, और किसान भी तैयार हो गए। लेकिन जब पारसोली समझौता कर कौन रहा है, तो जागीरदार अनूप सिंह, और यह बात पसंद नहीं आई किसको, आपके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। क्योंकि आपको पता है कि जो इस जागीर है ये किस रियासत के अंतर्गत आती है, आपके मेवाड़। तो मेवाड़ महाराणा को यह बात पसंद नहीं आई, और मेवाड़ महाराणा ने इस समझौते को वोल्शेविक क्रांति दे दी। ये समझौता है, ये क्रांति है, ये तो वोल्शेविक क्रांति है, और मैं इस समझौते को नहीं मानता, और उन्होंने समझौते को मानने से मना कर दिया। तो पूछ लिया जाए कि किस किसान आंदोलन के समझौते को वोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी, तो वोल्शेविक की संज्ञा दी गई कौन से को, आपके पारसोली समझौते।
और पारसोली समझौता किस किसान आंदोलन के तहत हो रहा है आपके, तो बेंगू किसान आंदोलन के तहत हो रहा है। तो आप नोट डाउन करो, फरवरी 1922 को, फरवरी 1922 को जागीरदार, जागीरदार अनूप सिंह, अनूप सिंह व किसानों के मध्य, किसानों के मध्य, किसानों के मध्य पारसोली समझौता हुआ। किसानों के मध्य क्या हुआ आपका, पारसोली समझौता हुआ, पारसोली समझौता हुआ। किंतु, किंतु क्या लिखोगे आप, किंतु मेवाड़ महाराणा ने, किंतु मेवाड़ महाराणा ने, किंतु मेवाड़ महाराणा ने समझौते को, समझौते को बोल्शेविक संज्ञा देते हुए, बोल्शेविक, बोल्शेविक संज्ञा देते हुए, संज्ञा देते हुए, संज्ञा देते हुए मानने से इनकार कर, मानने से क्या कर दिया आपका, इनकार कर दिया। कौन कर दिया, आपके मेवाड़ महाराणा ने मानने से इनकार कर दिया। अब आप एक चीज देखो कि जो बेंगू का जागीरदार है अनूप सिंह, वो तो चाह रहा है कि जागीर में किसी भी प्रकार का आंदोलन न हो, इसलिए किसी भी प्रकार से किसानों के साथ बात कर ली जाए और आपकी उस किसानों की समस्या को खत्म कर दिया जाए, ताकि किसान क्या न करे, आपका आंदोलन न करे। पर यहाँ पे सिस्टम उल्टा हो गया। जागीर आपका जो शासक है मेवाड़ का, वो कह रहे अच्छा मैंने बिना पूछे समझौतो, मेरी मर्जी के बिना ही समझौतो कर लियो जागीरदार। तो इन्होंने समझौते को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और संज्ञा किसकी दी, आपके बोल्शेविक की। जब आप रूस की क्रांति पढ़ते हो तो रूस की क्रांति का नाम है बोल्शेविक। उसी प्रकार इस समझौते को भी कौन सी संज्ञा दी गई, बोल्शेविक। और गुस्सा आया महाराणा को, और महाराणा ने कहा कि अच्छा मुझे बिना पूछे तूने समझौता कर लिया। तो इन्होंने जो ये जागीरदार अनूप सिंह है, इस अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसे उदयपुर में नजरबंद कर दिया। और यहां पे एक अमृतलाल नामक व्यक्ति को नियुक्त किया और कहा अमृतलाल बढ़िया तरीके से इन जनता से कर वसूल कर। और अमृतलाल एक निरंकुश व्यक्ति था और उसने जनता के ऊपर भयंकर से भयंकर आपके अत्याचार व शोषण किया और जनता से आपके कर इकट्ठे किए। तो किस किसान आंदोलन के दौरान वहां के राजा ने जागीरदार को गिरफ्तार कर लिया था, तो वो मेवाड़ के महाराणा है। और कौन से जागीरदार को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो बेंगू के अनूप सिंह। तो लिखोगे आप महाराणा ने, महाराणा ने अनूप सिंह को, महाराणा ने अनूप सिंह को गिरफ्तार करके, अनूप सिंह को गिरफ्तार करके, गिरफ्तार करके उदयपुर में नजरबंद किया। कहां पर नजरबंद किया आपका, उदयपुर में, उदयपुर में नजरबंद किया, नजरबंद किया। वह अमृतलाल नामक, वह अमृतलाल, वह अमृतलाल नामक अधिकारी को, नामक अधिकारी को, नामक अधिकारी को, अधिकारी को बेंगू में नियुक्त किया, बेंगू में नियुक्त किया। बेंगू में नियुक्त किसे कर दिया है आपके, तो अमृतलाल। तो याद रखोगे हमने पढ़ा था बिजोलिया में किसे नियुक्त किया गया था, तो बिजोलिया में नियुक्त किया गया था आपके अमर सिंह रणावत व डोंगर सिंह भाटी को। और यहाँ पे बिजोलिया आपके बेंगू में किसे नियुक्त किया जा रहा है, तो अमृतलाल नामक है अधिकारी। जब आपके राजा के द्वारा ऐसा काम किया गया तो जनता है वो थोड़ी सी आपकी और भी ज्यादा उत्तेजित हुई और जनता ने आपका आंदोलन थोड़ा सा और तेज किया। अब जनता में अपनी सहानुभूति करने के लिए
राजा ने कहा कि चलो मैं एक जांच आयोग भेजता हूं, और मेवाड़ के महाराणा ने बेंगू में एक जांच आयोग भेजा। और वो जांच आयोग कौन सा है, तो आप याद रखोगे ट्रेंच आयोग। कौन सा आपका, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच के नेतृत्व में एक जांच आयोग भेजा जा रहा है, और ये ट्रेंच आयोग, इसीलिए इस आयोग का नाम क्या हो गया आपका, ट्रेंच आयोग। ये आपका 3 जून 1923 के आसपास भेजा गया था। तो 3 जून 1923। अब ट्रेंच है वो आपके बेंगू में आता है, और बेंगू में आकर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट में लिखता है कि बेंगू में किसी भी प्रकार का अत्याचार व शोषण नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ट्रेंच है वो सिर्फ अपनी लीपापोती पूरी कर रहा है, सिर्फ राजा के आदेशानुसार वो यहां पर आकर जा रहा है, ताकि किसानों को ऐसा लगे कि राजा हमारे प्रति सहानुभूति है, राजा हमारी सोचता है। इसलिए जब हमने आंदोलन किया तो राजा के द्वारा जांच आयोग भेजा जा रहा है। पर ट्रेंच आयोग ये आपका असफल ही रहा। कहने का मतलब ये किसानों की समस्याओं से संबंधित किसानों को राहत दिलाने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपनी लीपापोती कर रहे हैं। पर हमें याद क्या रखना है कि ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो उसमें आपका ऑप्शन बेंगू बन जाता है, क्योंकि बेंगू में ट्रेंच के नेतृत्व में जांच करने अधिकारी आ रहे हैं। तो हमें ट्रेंच आयोग के बारे में क्या लिखना है कि मेवाड़ महाराणा ने बेंगू की जांच के लिए ट्रेंच आयोग को भेजा। कब भेज रहे हैं आपके, 3 जून 1923 को। क्या लिखोगे आप, मेवाड़ महाराणा ने, मेवाड़ महाराणा ने बेंगू में, बेंगू की जांच हेतु, बेंगू की जांच हेतु, बेंगू की जांच हेतु ट्रेंच आयोग भेजा, ट्रेंच आयोग भेजा। यह आयोग, यह आयोग किसानों की, यह आयोग किसानों की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को समाप्त करने में असफल रहा, समाप्त करने में असफल। कैसे रहा आपका असफल, हमने देखा करने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि असफल तो इसलिए रह रहा है, ये राजा के आदेश अनुसार आ रहा है, और राजा जब खुद आपके अनूप सिंह को हटा दिया है, तो राजा नहीं चाहेगा कि वो आप राजा के खिलाफ बोले। तो ये सिर्फ अपनी लिपापोती कर रहा है, और इसने लिखा कि बस 2-3 करोड़ को हटा दिया जाए, तो अन्य ऐसे कोई कर नहीं है। लाटा कुंता भी सही है और बेगार प्रथा भी सही, भू राजस्व की दरें अधिक नहीं है। कहने का मतलब ट्रेंच आयोग अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। पर हमें याद रखना है कि ट्रेंच आयोग आया कब था, एक तो आपका तो 3 जून 1923 को, और ये सिर्फ है ट्रेंच आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो वो है आपके बेंगू किसान आंदोलन। अब जब ट्रेंच आयोग आकर अपनी इस प्रकार की फॉर्मेलिटी पूरी की, तो किसानों में और उत्तेजित हुए। किसान क्या लियो की मतलब है, राजा भेजो और आगे और सीधो फॉर्मेलिटी पूरी कर गयो, क्योंकि किसान जागृत हो चुके थे। जब किसानों ने आपके इस प्रकार के इस फॉर्मेलिटी के विरुद्ध इन्होंने एक सभा इकट्ठी की, और वो सभा हुई थी आपके गोविंदपुरा गांव में। इसलिए इस घटना को जाना जाता है आपके गोविंदपुरा हत्या, क्योंकि जब गोविंदपुरा में किसान आपकी सभा कर रहे थे, 13 जुलाई के आसपास की बात है, 13 जुलाई 1923 के आसपास की। और जब किसान है वो अपनी बातों को बतला रहे थे, इस आपके ट्रेंच आयोग के विरोध में आपकी बातें कर रहे थे, तो ट्रेंच के नेतृत्व में इस गोविंदपुरा गांव में आपके गोविंदपुरा सभा के ऊपर गोलीबारी की जाती है। और जब गोविंदपुरा सभा पे गोलीबारी की गई, तो इसमें रूपा जी धाकड़ व कृपा जी धाकड़ क्या हो जाते, आपके शहीद हो जाते। तो कई बार पूछा गया है सवाल घुमाकर कि एक तो गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। रूपा जी कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 जुलाई 1923 को। तो आप नोट डाउन करो, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्या। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हो रहा है आपका, तो गोविंदपुरा हत्याकांड हो रहा है आपका 13 जुलाई, 13 जुलाई 1923 को।
क्या लिखोगे आप इसमें? फ्रेंच आयोग के विरुद्ध में, फ्रेंच आयोग के, फ्रेंच आयोग के विरोध में, फ्रेंच आयोग के विरोध में डेंगू के किसानों द्वारा, डेंगू के किसानों द्वारा, डेंगू के किसानों द्वारा गोविंदपुरा गांव में, गोविंदपुरा गांव में, गोविंदपुरा गांव में किसान सभा का आयोजन किया गया। गोविंदपुरा गांव में किसान सभा का आयोजन किया गया, आयोजन किया गया, आयोजन किया गया। इस सभा पर, इस सभा पर, इस सभा पर फ्रेंच के नेतृत्व में, फ्रेंच के नेतृत्व में, फ्रेंच के नेतृत्व में गोलीबारी की गई। तो गोली चला दी भाई फ्रेंच, गोलीबारी की गई, गोलीबारी की गई, की गई, जिसमें, जिसमें, जिसमें रूपाजी धाकड़, याद रखोगे ये नाम आप, एलडीसी में पूछा हुआ है आपका, रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़ शहीद हो गए। रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़ शहीद हो गए। उनको गोली लगी और गोली लगने से वो क्या हो गए? आपके शहीद हो गए। तो क्या याद रखना है आपको? दो तो ये नाम याद रखने हैं, रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़। कौन सा कांड आपका? तो गोविंदपुरा हत्या। कब हुआ? आपके 13 जुलाई 1923 में। जो आपका ट्रेंच आयोग आया था, उस ट्रेंच आयोग के विरोध में किसानों ने एक सभा की। सभा कब की? 13 जुलाई 1923। और जब इस सभा हो रही थी तो जो आपका ट्रेंच था, इस ट्रेंच के नेतृत्व में क्या कर दी गई? आपकी गोलीबारी कर। और जब गोलीबारी की गई तो इसमें रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़ क्या हो गए? आपके शहीद हो गए। तो बार बार पूछा जाता है कि रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो किस किसान आंदोलन से हो जाएगा? आपका बेंगू किसान आंदोलन। जब इस प्रकार का कार्य किया गया तो विजय सिंह पथिक कहां पर है? आपके अजमेर में। तो विजय सिंह पथिक को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और विजय सिंह पथिक है वो मेवाड़ रियासत ने उन्हें निष्कासित किया था, इस बात को वो भूल जाते हैं। भूलने का मतलब इस बात को वो नकार देते हैं और वो आपके मेवाड़ में आ जाते हैं और मेवाड़ में आके धीरे 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 किसानों को जागृत करने लग जाते हैं। और इस बात का पता चलता है मेवाड़ रियासत को। तो मेवाड़ रियासत जगह जगह दबिश करती है और दबिश देके आपके विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लेती है 1923 के आसपास। और विजय सिंह पथिक को 1923 में गिरफ्तार किया और उन्हें देशद्रोह के आरोप में 5 वर्ष की क्या दी जाती है? सजा दी जाती है कि आपको मेवाड़ के भूभाग से निष्कासित किया गया था, आप पुनः मेवाड़ क्यों आए? इसलिए उन पे देशद्रोह का आरोप लगाया और विजय सिंह पथिक को 5 वर्षों की क्या दे दी जाती है? सजा दी जाती है। क्यों आए विजय सिंह पथिक? क्योंकि जब ऐसा कांड किया गया तो किसानों का मनोबल गिर रहा है और आपके रियासत और अंग्रेज अधिकारियों का मनोबल बढ़ रहा है। तो इस किसानों के गिरते हुए मनोबल को बढ़ाने के लिए विजय सिंह पथिक उस आदेश की अवहेलना कर देते हैं जो उन पे लगाया गया था कि आप मेवाड़ में नहीं आओगे बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। इस आदेश की अवहेलना करके वो आपके मेवाड़ भूभाग में आ गए और बेंगू के किसानों से मिलना प्रारंभ किया, उन किसानों में वापस जागृति करने का कार्य किया और ये बात पता चली किसको? आपके मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत को पता चले कि विजय सिंह पथिक आगे जाके इन किसानों में और भावना बढ़ेगा, किसान आंदोलन और ज्यादा होगा, तो इन्होंने जगह जगह पे छापे मारे और छापे मार के विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके देशद्रोह के आरोप में 5 वर्षों की सजा दे दी। तो आपसे पूछा जाए कि विजय सिंह पथिक को किस किसान आंदोलन के दौरान जेल की सजा हुई थी? तो वो कौन सा किसान आंदोलन? आपका बेंगू किसान आंदोलन। अगर ऐसा पूछा जाए कि विजय सिंह पथिक को कौन से किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ के भूभाग से निष्कासित किया गया? तो वो आपका बिजोलिया था, एजीजी हॉलैंड की समिति। लेकिन सजा किस आंदोलन के आधार पर हो रही है? तो
तो वो आपके बेंगू किसान आंदोलन के आधार पे सजा होगी, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ रियासत के आदेश की क्या कर दी थी, आपकी अवहेलना कर दी। तो आगे लिखोगे आप, बेंगू किसान आंदोलन के कारण, बेंगू किसान आंदोलन में, बेंगू किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके, गिरफ्तार करके, गिरफ्तार करके देशद्रोह के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में, आरोप में 5 वर्षों की, आरोप में 5 वर्षों की सजा। समझ में तो आ गया होगा आपको कि कैसे आपका इनको सजा हुई है। क्यों? क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्हें मेवाड़ रियासत से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन ये गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ तो इन्होंने इस आदेश की अवहेलना करके मेवाड़ आ गए, और जैसे ही मेवाड़ आ गए तो रियासत के राजा के द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया और पकड़ के कहा कि तूने देशद्रोही हो, तूने इस आदेश की अवहेलना की है, और आदेश की अवहेलना की तो आपके इस विजय सिंह पथिक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार। अब जब विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया तो एक बार पुनः किसान आंदोलन का नेतृत्व किस पे आया, आपका रामनारायण चौधरी पर। एक बार पुनः रामनारायण चौधरी पर, रामनारायण चौधरी पर नेतृत्व का भार है, क्योंकि नेतृत्व का भार है, क्योंकि जैसे ही एक बार यहाँ पे विजय सिंह पथिक आ गए थे तो किसान है वो विजय सिंह पथिक के फेवर में आ गए, और विजय सिंह पथिक आपका वापस जेल में आपका गया, तो जेल में गया तो एक बार पुनः रामनारायण चौधरी पे ये बातें आई कि रामनारायण चौधरी कुछ करे। तो रामनारायण चौधरी जागीरदार को समझाता है, सामंत को समझाता है, शासक को समझाता है, और रामनारायण चौधरी के प्रयासों से कुछ करों में कमियां कर दी गई, कुछ लाटा कुंता में कमियां की गई थी, और इस प्रकार 1925 में यह किसान आंदोलन क्या हो जाता है, आपका समाप्त। 1921 में चालू हुआ था और 1925 में रामनारायण चौधरी के प्रयासों से यह किसान आंदोलन क्या हो गया, आपका समाप्त। तो अंत में लिखोगे आप, रामनारायण चौधरी के, रामनारायण चौधरी के, रामनारायण चौधरी के प्रयासों से, प्रयासों से किसानों को कुछ राहत दी गई, किसानों को कुछ राहत प्रदान की गई, राहत प्रदान की गई, की गई, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप 1925 में, कब आपके 1925, 1925 में यह किसान आंदोलन समाप्त, यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ। यह किसान आंदोलन क्या हो गया, आपका समाप्त हुआ। तो ये कौन सा किसान आंदोलन हुआ बच्चों, आपका तो बिजोलिया किसान आंदोलन। हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं एक साथ में रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपके माइंड में एक स्टोरी बन जाए कि बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ठिकाना है, 16 ए श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से एक आपका बेंगू। ये वर्तमान में कहां पर है, आपके चित्तौड़गढ़ में। जागीरदार यहाँ के क्या कहलाते, चुंडावत, क्योंकि चुंडा के वंश थे इसलिए क्या कहलाए आपके चुंडावत। किसान किस जाति के, तो धाकड़ जाति के किसान। ये किसान आंदोलन कौन से किसान आंदोलन से प्रभावित है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से आपका प्रभावित था, क्योंकि बिजोलिया के सटा हुआ ये क्षेत्र था। इसके बाद इस किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1921 में। किसान आंदोलन के कारण क्या रहे थे, तो 53 प्रकार की लागबाग, लाटाकुंता, बेगार प्रथा और भू राजस्व की दरें क्या होना, आपका अधिक होना या बहुत ज्यादा ऊंची होना। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, तो 1921 में भीलवाड़ा के मेनाल क्षेत्र के भेरूकुंड गांव में, ये नाम याद रखोगे बार बार पूछा गया है, भेरूकुंड गांव से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो पूछा जाए कि बेंगू किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था,
तो भेरूकुंड से। कहां से? आपके भेरूकुंड से। कब हुआ? 1921 में। बेंगो किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व है, पहली बात, प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। कहां पर रहकर किया था? आपके तो अजमेर में रहकर। विजय सिंह पथिक के कहने पे बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपके तो वो रामनारायण चौधरी। और तीनों सवाल मैंने बता दी कि सवाल पूछा जाए कि बेंगो किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया, तो कुछ नहीं सोचना, विजय सिंह पथिक। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, और ऑप्शन में दोनों है तो रामनारायण चौधरी। और बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और उसमें रामनारायण चौधरी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन हो जाएंगे? आपके विजय सिंह पथिक। फिर इसके बाद में पारसोली समझौता कब हुआ? तो आपके फरवरी 1922 में। यहां का जो जागीरदार अनूप सिंह है वो किसानों के साथ समझौता कर लेता है, पर मेवाड़ के रियासत के शासक द्वारा, महाराणा द्वारा इस समझौते को वोल्शेविक संज्ञा देके से मानने से क्या कर दिया? आपका इनकार। और महाराणा ने अनूप सिंह को गिरफ्तार किया और अमृतलाल नामक व्यक्ति को क्या कर दिया था? यहाँ पे नियुक्त कर दिया, जिस अमृतलाल ने भयंकर तरीके से आपके किसानों का अत्याचार व शोषण किया। महाराणा द्वारा एक जांच आयोग भी भेजा गया था, और वो जांच आयोग कौन सा? आपका ट्रेंच आयोग। कब आया? तो 3 जून 1923 को। लेकिन ये आपका जांच आयोग सिर्फ आपकी लिपापोती करता है, किसानों को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं पहुंचाता। इसलिए इस जांच आयोग के विरोध में किसानों ने एक सभा की, और वो सभा कौन से गांव में हुई थी? आपके गोविंदपुरा। तो इस घटना को जाना जाता है गोविंदपुरा हत्याकांड। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 में। क्या था कि ट्रेंच आयोग के विरोध में बेंगो के किसानों ने गोविंदपुरा गांव में किसान सभा का आयोजन किया, और इस सभा पर ट्रेंच के नेतृत्व में गोलीबारी की गई, जिसमें रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं? आपके शहीद। तो रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो बेंगो किसान आंदोलन। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो भी आपका बेंगो किसान आंदोलन। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? आपका तो 13 जुलाई 1923 को। इस प्रकार का कार्य हुआ, तो जो बेंगो किसान आंदोलन में इस प्रकार का कार्य हुआ, तो विजय सिंह पथिक जो मेवाड़ से निष्कासित है, वो इस आदेश की अवहेलना करके कहां पर आ गए? आपके मेवाड़ में। और महाराणा द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और देशद्रोह का आरोप लगा के कितने वर्षों की सजा दी गई? आपके 5 वर्षों की। एक बार नेतृत्व का भार, किसानों की जिम्मेवारी पुणे रामनारायण चौधरी पर आई, और रामनारायण चौधरी महाराणा से बात करते हैं, जागीरदार से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, और उनके समझाने पे किसानों को कुछ राहत दी गई थी। और इस प्रकार से 1925 में यह आंदोलन क्या हो जाता है? आपका समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय साथियों। बेंगो किसान आंदोलन यहां पर आपका समाप्त होता है।